नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी कपूर परिवार से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी साबरमती एक्सप्रेस देखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर के दर्द को नहीं देखेंगे। मणिपुर की लड़कियों के साथ हुए रेप को नहीं देखेंगे। उजड़ते हुए मणिपुर को नहीं देखेंगे। वो चर्चा करेंगे इससे उस तैमूर के पापा से जिसको उनके लोग ट्रोल करते थे, उस तैमूर के पापा से जिनको नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचानते हैं। उनको भैंस वो ले जाते हैं, वो खेत बंटवा लेते हैं, वो और न जाने क्या क्या कर लेते हैं। उन्हीं को वो गद्दार भी बता देते हैं और न जाने और क्या बता देते हैं। उस तैमूर के साथ बात करेंगे और उस तैमूर को मोदी से बात करके एनर्जी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ अपने साथी सदस्यों के साथ में अन्याय करेंगे। आप विपक्षी हैं तो आपको झड़पेंगे, आपको गंदी बातें कहेंगे, आपके साथ अभद्रता करेंगे और संविधान का मखौल उड़ाएंगे। वो मखौल उड़ाएंगे लोकतंत्र का, वो मखौल उड़ाएंगे उस संवैधानिक व्यवस्था का जो 70 साल किसी तरह पोस के खड़ी की गई है। और उसके बाद बोलेंगे, नहीं, हम तो कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। लेकिन साहब, वो भले आदमी है। उधर राहुल गांधी जाकर के रेप पीड़ितों से मिलेंगे, लोगों के दर्द समझेंगे, मणिपुर के दर्द पीड़ितों से मिलेंगे, वो बिलखते हुए लोगों से बात करेंगे, क्योंकि वो अच्छे आदमी नहीं है। राहुल गांधी अच्छे आदमी नहीं है क्योंकि वो अडानी पे बात करते हैं। अडानी तो राष्ट्र सेठ है, उस पर राहुल गांधी क्यों बात करते हैं? वो तो मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है, उस पे राहुल गांधी क्यों चर्चा चाहते हैं? उस पे चर्चा की बात ही मत कीजिए। तो फिर किस पे बात कीजिए? बात कीजिए जॉर्ज सोरोस पे। लेकिन उस पर हम यह नहीं बताएंगे कि जॉर्ज सोरोस ने गड़बड़ क्या किया है, और हम यह नहीं बताएंगे कि उसके मोदी से क्या रिश्ते हैं, भाजपा से क्या रिश्ते हैं। हम यह नहीं बताएंगे कि उसे भारत लेके कौन आया था। जी हां, उसका धंधा भी चलाएंगे, उसको पैसा भी देंगे, लेकिन आरोप गांधी परिवार पे लगाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार अच्छा नहीं है। आज कमोबेश यही हालात है, और जब ये हालात हैं तो तमाम फर्जी विपक्षी दल इधर उधर की बातें करेंगे। वो सवाल उस कांग्रेस पे उठाएंगे जो कांग्रेस अच्छी नहीं है। जी हां, लेकिन अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कांग्रेस की सहयोग चाहिए। अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कांग्रेस का वोट बैंक भी चाहिए। लेकिन बचाने के लिए मोदी सरकार अडानी के पास जाएंगे। क्यों? वो राष्ट्रीय सेठ है, उससे पैसा मिल जाता है। जी हां, कुछ ऐसे ही हो रहा है। और जब ऐसे ही हो रहा हो तो लोगों का ध्यान कैसे भटके? मंदिर मस्जिद से भटकाएंगे, हम भटकाएंगे साबरमती एक्सप्रेस दिखा के, हम भटकाएंगे और तरीकों से। और भारत का मीडिया है, यानी सरकारी मीडिया है, यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, वो नफरत फैलाएंगे। वो नफरत फैलाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री कहता है नफरत फैलाइए। प्रधानमंत्री कहता है बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो कौन है, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, क्या हो रहा है, सवाल आते हैं। तो जी हां, आज इसी पे बात कर लेते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी
अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान के लिए, अपनी चर्चाओं के लिए दुनिया में विख्यात है। भारत को यदि नोबेल पुरस्कार का कोई सम्मान मिला है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का महान योगदान है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में नफरत फैलाने के खेल किए जा रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है। उसे बदनाम भी किया जाता है। तो पहला किस्सा कि वहां साबरमती एक्सप्रेस चलाई जाती है, वही एक फिल्म जिसका प्रचार नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी संसद का सत्र छोड़कर देखते हैं, और नरेंद्र मोदी उस फिल्म को देखने और दिखाने के लिए बड़ा प्रचार करते हैं, बावजूद वो फ्लॉप हो जाती है। तमाम भाजपा की सरकारें उसे कर मुक्त कर देती हैं। उसमें है क्या? उसमें झूठ बताया गया है, उसमें असली बात को छिपाने की कोशिश की गई है और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने दंगा कराया था और साबरमती एक्सप्रेस में खुद उन्हीं के साजिश के तहत अंदर से आग लगाई गई थी। यह सच। उसको बदलने, जिसके बहाने पूरे गुजरात को दंगों में झोंक दिया गया था और हजारों लोगों को मार डाला गया था, निर्दोष लोगों को मार डाला गया था, सैकड़ों महिलाओं के साथ में रेप हुए थे और न जाने क्या क्या गुनाह हुए थे। उन सब से मोदी को पाक साफ दिखाने के लिए यह किया जाता है। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है गुजरात दंगों पे तो उसे बैन कर दिया जाता है, लेकिन यह फिल्म बनवाई जाती है और फिर कहा जाता है देखिए। तो जब नहीं कोई देख रहा है तो जेएनयू में उसे दिखवाने की व्यवस्था की जाती है। बहरहाल वहां पथराव हो जाता है। अब पथराव कौन करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि लोग बता रहे हैं कि यह भाजपा की ही साजिश है, जिससे लोगों का मुख्य चर्चा से ध्यान भटके। यह सत्य है। फिर मंदिर मस्जिद के विवाद चल ही रहे। संभल में जिस तरह से घटना हुई, संभल के जो सांसद हैं उनके घर के आसपास के तमाम सारे लोगों के जो दुकानें थी और घर थे उनको अवैध बता करके तोड़ दिया गया। अब सांसद को नोटिस दी गई सुबह सुबह, वही करीब दोपहर कह सकते हैं, दोपहर को, कि आप आज ही जवाब दीजिए कि आपका घर जो है अवैध बन रहा है, इसकी कोई नहीं, जबकि वो साल भर से वहां कोई निर्माण कार्य ही नहीं हो रहा। तो आप इससे समझिए इस तरह से होता है। वहीं पर किस तरह से मस्जिद में घुस करके आतंकियों की तरीके से जा करके और सारी घटनाएं कराई गई, दंगे फसाद कराए गए, वो किसी से छिपे गए, तमाम निर्दोष मार दिए, हत्याएं कर दी गई पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसके पहले बहराइच में इसी तरीके से दंगा कराने का काम हुआ था और इसी तरीके का काम बुलंदशहर में करने की कोशिश हो रही है, बदायूं में हो रही है, और उसके अलावा मथुरा और वाराणसी में हो रही है, और भी तमाम सारी जगह, आगरा हो और दूसरी जगह भी करने की कोशिश हो रही है, और अब ये अजमेर भी पहुंच गई और जगह पहुंच गई। तो ये कोशिशें हो रही इन सारी साजिशों पर। आज सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट पर सुनवाई थी जिस एक्ट ने इन सारी घटनाओं को रोकने का काम किया था। उसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। सुप्रीम कोर्ट ने सुनते हुए अभी पहला यह कहा कि जब तक इस पर सुनवाई चल रही है कोई नया मुकदमा नहीं आएगा, जो पुराने हैं वो पेंडिंग रहे। ठीक है, निश्चित रूप से इस पर सही फैसला होना चाहिए। हालांकि फैसले की जरूरत नहीं थी, एक्ट साफ साफ कहता था ये जानबूझ के किया गया, और इसका रास्ता उस जज ने खोला जिसने न्यायपालिका को कलंकित किया। वो था जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो मुख्य न्यायाधीश था, न्यायमूर्ति था। उसने जिस तरीके से किया तो उसने ये पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बहरहाल इसकी के कारण तमाम लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, तमाम मरने की स्थिति में। यह काम वो करके गया, वो मानवता का हत्यारा भी है इस कारण से, और धर्म और इसके विवाद का कारण भी। बहरहाल जो फैसला आएगा आएगा। इधर उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ जो सभापति भी है राज्यसभा का, वो राज्यसभा में किस तरीके से एक पक्षी काम करता है, भारत के संवैधानिक इतिहास को कलंकित करता है, संविधान को कलंकित करता है और कलंकित करता है वो लोकतंत्र को। उसने जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष को जाति दुश्मनी में बदल दिया, और चूंकि वो मूलतः तो भाजपाई और संघी था नहीं, तो एकलव्य बनने के लिए उसने खुद स्वीकारा एकलव्य है वो आरएसएस का, तो एकलव्य बनने के लिए उस शख्स ने वह गुनाह किया जो लोकतंत्र को शर्मसार करता है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी भी सभापति के खिलाफ या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो, वह लेके गई विपक्ष, 65 सदस्यों ने उस पर साइन किए और मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? नहीं करेगा। तो उसने कहा नहीं, इस पर कोई बहस नहीं होगी। जब आपकी पार्टी का बहुमत है, सब कुछ है, क्या होता? गिर जाता। अच्छा होता कि साबित हो जाता, लेकिन आप उसे स्वीकार करते और बहस कराते। लेकिन आप में यह हिम्मत नहीं है कि सच को सुन सके, इसलिए डर जाते हैं, कांप जाते हैं और ऐसे सवाल उठाते हैं कि जायज सोरोस पे क्या रिलेशन है गांधी परिवार के, क्या रिलेशन है कांग्रेस के, यह बताएं। अरे भाई, वो क्यों बताएं? सरकार में आप बैठे हैं, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, डीआरआई आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है, रॉ आपके पास है, सब कुछ तो आपके पास है, मिलिट्री इंटेलिजेंस आपके पास है। लगाइए सबको, निकालिए क्या राष्ट्र विरोधी काम उन्होंने किया है, और यदि निकल आए तो एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल भेजिए। ये क्या कह रहे हैं? ये तो चर्चा करना उसकी मजबूरी होती है जो ये एफआईआर नहीं दर्ज कर सकता, जो जांच नहीं करा सकता, जिसके हाथ में पावर नहीं। असलियत में आप वह हैं कि आपके पास कुछ है नहीं, झूठ बोलते हैं। जैसे आपने फ्रांस के उस मीडिया के नाम पे किस तरह से झूठ बोला कि उसने ये कहा है, और उसने साफ कह दिया हमने तो आज तक कभी इस तरह की बात ही नहीं करी। झूठ बोलना है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके सांसद, उनके नेता। अब आप सोचिए, दुनिया में आपको झूठा और सब कुछ, यह स्थिति है, तो उस पर नहीं होगा। तो उन्हें सत्ता पक्ष कुछ भी बोले, सत्ता पक्ष जो बोलता है और विपक्ष बोलता है सेम बात भी बोलेगा, तो भी सत्ता पक्ष वाले का स्वीकारा जाएगा और विपक्ष वाले का काट दिया जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। यह स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी, यह स्थिति हो गई है सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो यह हालत कर दी है। क्यों? कब्र में पांव अटके हैं, और उसके बाद में वो यह नहीं सोच रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। इतने सालों साल उसी लोकतंत्र, उसी संविधान के बूते उसने खाया है, तो यह गुनाह जब कर रहा हो तो निश्चित रूप से आता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भगा देना चाहिए, बेइज्जत करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे भी और संवैधानिक तौर पे भी। बहरहाल वक्त उनके साथ है। उधर इसी कारण से न्यायपालिका कितनी घिनौनी हो गई है, इसका उदाहरण हमने जस्टिस शेखर यादव को देख लिया कि कैसे वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाता है, मुस्लिम्स को वो कठमुल्ला कह देता है और कहता है बहुसंख्यक के हिसाब से देश चले। खुद संविधान के बूते और इस लोकतंत्र के बूते वो इस पद पर बैठा है। न्याय करना उसका काम है, और न्याय में इसीलिए पट्टी बांधी गई थी। यह मत देखिए कि सामने वाला कौन है, आप न्याय कीजिए, इसलिए उस देवी के पट्टी बंधी थी। बहरहाल चंचूर तो पट्टी खोल गए, और देख लो कि आगे कौन है, उसी हिसाब से फैसला करो। तो वो वही कर रहा था विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। आज उसका इलाहाबाद में भी उसके वकीलों ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उसके कोर्ट का बहिष्कार किया और उसके खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही है। बहरहाल बाकी
तमाम सारे स्तर पे इस पर उठ रहा है कि न्यायपालिका को एक कलंकित कर रहा है, जिसके कारण पूरे भारत पर कलंक लग रहा है, तो इसको देखना चाहिए। यह भी है। तो नरेंद्र मोदी, आप जैसे मैं बता रहा हूं, फिल्म देख रहे हैं, उन्हें दर्द नहीं है कि पिछले 2.25 साल से मणिपुर चल रहा है, वहां हजारों लोग मार दिए गए, तमाम सारी महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में रेप हो गए और हजारों लोग बेघर हुए पड़े। क्यों? क्योंकि अडानी को सौंपना है सब, वहां की जमीन बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ है, तो इसलिए वहां पर न देखेगा, न जानेगा, न उसके दर्द की बात करेगा। दलित लड़कियों के साथ रेप होंगे, सब कुछ होगा, नहीं बात करेगा। आदिवासी लड़कियों के साथ रेप होंगे, सब कुछ होगा, नहीं बात करेगा, लेकिन नफरत फैलाएगा। वो कपूर खानदान से मिलता है, वो कपूर खानदान, राज कपूर का परिवार, वो जाता है जब मिलने कि उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, आप उस पर वो कीजिए। तो जब वो मिलने जाते हैं तो उस परिवार में तैमूर के पापा यानी करीना कपूर के पति, पटौदी खानदान के वारिस, उनके साथ में बड़े प्रेम से मिलता है। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूं, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। They all big actors. और तमाम सारी चीजें करता है। तो अब आप सोचिए, लेकिन उसे उस दर्द का आभास नहीं, उन लोगों के दर्द का आभास नहीं, उसके लिए टाइम नहीं। शायद मणिपुर उसकी नजर में इस देश का हिस्सा नहीं। कभी इसी ने वहां जाके कहा था, मणिपुर तो भारत का स्विट्जरलैंड है, और उसी स्विट्जरलैंड को वो बर्बाद कर रहा है। बहरहाल, लेकिन राहुल गांधी अपने वायदे से नहीं हिलते। वो दर्द से पीड़ित लोगों के पास जाते हैं। वो मणिपुर भी गए, कई बार गए, उनके दर्द को साझा किया और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। इधर आपको याद होगा कोरोना काल में जब कोई बड़े बड़े नेता नहीं निकल रहे थे, तब राहुल गांधी हाथरस गए थे उस लड़की के घर जिसके साथ में भाजपाइयों ने के परिवार के लोगों ने गैंग रेप किया था। फिर वो मर गई और उसको पुलिस ने छिपाने के लिए रातों रात जला दिया था। उस मामले में वो अपनी बहन के साथ गए, उस कोरोना में गए, लड़ते हुए गए और उसको इंसाफ दिलाने की दिशा में काम किया। उस समय जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, उसने तमाम वायदे किए थे, तमाम सरकार की तरफ से वायदे आए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। वो परिवार तड़प रहा है, परेशान है। उसने चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, राहुल गांधी वहां मिलने गए, राहुल गांधी ने उनके दर्द को साझा किया और सारी चीजें। राहुल गांधी से मिलने आए, चूंकि राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया गया, तो राहुल गांधी ने संभल के पीड़ितों को, जिनके बच्चों को मार डाला गया, उन्हें अपने घर, अपनी मां के घर जहां वो रहते हैं, उसी पर 10 जनपद में उन्होंने मिलने बुलाया और लेकर के उनको आए और उनके साथ में चर्चा की, उनके कष्ट को, उनके दर्द को सुना और कैसे उस पर लड़ाई लड़ी जाएगी इसके लिए चर्चा करी। यह राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले।
करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। लेकिन वहीं जो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वो अखिलेश यादव यह भी करने की स्थिति नहीं करते। वो न तो आज तक हाथरस के पीड़ितों के यहां गए और न ही संभल गए, न ही संभल के पीड़ितों को अपने यहां बुला करके उनके दर्द को साझा किया। तो आप सोचिए, सांसद उनका है लेकिन वो नहीं ये कर रहे। उधर दूसरी तरफ जिस तरह के हालात बन रहे हैं, सब कुछ है, उसमें राहुल गांधी हर जगह लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। उस अदानी से लड़ रहे हैं जो अदानी इस देश के बच्चों का भविष्य, इस देश के लड़कियों का भविष्य, इस देश के तमाम मध्यम वर्ग का भविष्य छीन रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सबका कारण बन रहे हैं, इस देश को बर्बादी में ढकेल दे रहे हैं, सारी संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं। हालात ये संसद में बताया गया कि केरल में एक पोर्ट ले रहे थे, इन्होंने लिखित में कहा कि वहां की जो कनेक्टिंग रोड है वो बनाएंगे, और जब बनाने की बारी आई तो कहा हम तो नहीं बनाते, किसी और का ठेका होता तो 1 मिनट में नरेंद्र मोदी रद्द कर देते। लेकिन चूंकि अडानी का ठेका था तो रद्द नहीं होगा, क्योंकि अडानी तो नगर सेठ, राष्ट्रीय सेठ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी ने केरल के विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट की रोड कनेक्टिविटी का मुद्दा संसद में उठाया। ये पोर्ट अगले महीने कमीशन होने वाला है, लेकिन इसकी रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है, मतलब पोर्ट विदाउट रोड। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया कि विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट एक प्राइवेट पार्टी के रूप में अडानी पोर्ट्स ने लिया है। अडानी की कंपनी ने कहा था कि वो पोर्ट को जोड़ने के लिए रोड बनाएगी, लेकिन अब उन्होंने रोड बनाने से मना कर दिया है। When I was shipping minister, I sanctioned that port. The problem is that the port as a private party taken by Adani Port. Previously, they have already committed me that they will match that roads. But now, presently, they are back out. अगर अडानी की जगह यह प्रोजेक्ट किसी और को मिला होता तो नरेंद्र मोदी सरकार उस पर क्या एक्शन लेती, कितना जुर्माना लगाती? ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। मोदी सरकार इसी तरह देश की संपत्ति अडानी की झोली में डाल रही है और देश में विकास को टाल रही है। तो अब आप समझिए, ये राष्ट्रीय सेठ इसी तरीके से देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, सारी चीजें इंटरनेशनल सब कुछ कब्जा कर लेते हैं, बिजली पे कब्जा करते हैं, सीमेंट पे कब्जा करते हैं। सब जब कब्जा कर लेते हैं तब राहुल गांधी इस पर कि कैसे वो देश के लोगों के ऊपर टैक्स थोपने का काम करवा रहे हैं, कैसे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके जेब से जो पैसा निकाला जाता है वो अडानी की जेब में जाता है, इसलिए ये सब हो रहा है। और जब राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं तो क्या कहती हैं सीतारमण कि यूपीए सरकार में गांधी परिवार के दोस्तों के यहां के लिए एटीएम थे, बैंक, सरकारी बैंक। तो साहब एक का भी नाम बताइए, किनको आपने गिरफ्तार किया है जिनके वो एटीएम थे? एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हो तो बताइए, नहीं है। यानी आप झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तथ्य नहीं है आपके पास। तो यह बताता है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। तब जब राहुल गांधी इस पर हमला करते हैं तो जॉर्ज सोरोस चिल्लाते हैं। जॉर्ज सोरोस को अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में 99 में लेके आए थे, 1999 में, और उसको यहां पर काम सारा जो फैला उसका 2014 से फैला नरेंद्र मोदी ने। और भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग हैं जिनको वो सारा काम मिला हुआ है, जो यहां पर उसके धंधे के प्रमुख हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार सबसे ज्यादा फंड देती है जो सोरोस की उसको है, तो यूएन के जरिए। अब आप समझिए कौन फिर कर रहा है। इसका मतलब है सारी साजिश के पीछे एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उसका मालिक अडानी को सब कुछ सौंपना है, इसलिए ये सारे खेल हो रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं अडानी पे चर्चा जरूरी है। लेकिन जब अडानी पे चर्चा करने लगते हैं तो ममता बनर्जी पगला जाती है, पगला जाते हैं अखिलेश यादव, पगला जाते हैं शरद पवार, पगला जाते हैं लालू प्रसाद यादव। क्यों? वो सबको पैसा दे रहा है, सब पैसा ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। और जब आप पैसा लेंगे तो आप कहेंगे नहीं उसके अलावा बात की जाए। यह कारण। बहरहाल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसे छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने आज भी संसद परिसर में अडानी को देश नहीं बेचने देंगे को लेकर के
विरोध प्रदर्शन किया, संसद के अंदर नहीं बोलने दे रहे हैं तो उसके दरवाजे पर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अडिग है, लड़ रही है, क्योंकि वो चोर नहीं, चोर तो चौकीदार ही है। जय